साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन स्टडी सेशन। आज पॉलिटिकल साइंस में हम फिर से कुछ नई चीज़ों का डिस्कशन आपके सामने लेकर के आए हैं, आपके लिए जो बहुत ही फ्रूटफुल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था ओम्बुड्समैन के बारे में, प्रोक्यूरेटर के बारे में, या ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर है उसके बारे में। आज उसी क्रम में हमें लोकपाल और लोकायुक्त की चर्चा करनी है। एक बार कुछ चीज़ों को मैं समराइज करना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को क्या कर सकें, चैनलाइज कर सकें। साथियों आप सभी को पता है कि संपूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। शायद इसको आजकल शिष्टाचार का नाम भी दिया जाता है, जो उचित तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की प्रथा बन चुकी है। साथियों सबसे पहले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यवस्थित संस्था स्वीडन में 1809 में स्थापित की गई। ये संस्था कहलाती थी ओम्बुड्समैन। साथियों 1809 में जो संस्था स्थापित की गई काफी ही प्रभावी रही। जन शिकायतों के निवारण से संबंधित इस संस्था ने एक लेजिस्लेटिव ऑफिसर, विधायिका की ओर से स्थापित अधिकारी के रूप में काम किया। सभी संचालनकारी संस्थाओं से स्वतंत्र रह करके अच्छा परफॉर्म किया। अगर कोई संस्था अच्छा काम करती है साथियों, तो बाकी देश भी क्या करते हैं, उस संस्था को अपने देश में लॉन्च करने, एस्टेब्लिश करने और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। भारत में या भारत से पहले अगर अन्य देशों में देखेंगे तो चाहे डेनमार्क हो, अगर हम स्कैंडिनेवियन देशों की बात करें स्वीडन के अलावा, तो डेनमार्क हो या डेनमार्क के बाद फिनलैंड हो, या फिर हम देखेंगे ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो, दुनिया के 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए इस ऑफिसर की नियुक्ति की है। भारत में भी इसकी नियुक्ति का काफी समय से एक जद्दोजहद वाला प्रयास चल रहा था, लेकिन नियुक्ति फाइनली कब हो पाई, 2019 में। साथियों आपको पता होना चाहिए, अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में भी भ्रष्टाचार, अगर हम बहुत ही प्राचीन समय में जाएं तो हमारे देश का जो पहला राजनीतिक विचारक कहलाता है, जिसको विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। साथियों उन्होंने ही बोला था कि देश में 40 से अधिक प्रकार के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। अब ये 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों में तो नहीं जाना है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं साथियों कि अगर किसी व्यक्ति के जीभ पर शहद रख दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि उस शहद का स्वाद मत लो, तो ये संभावना नहीं है, कुछ न कुछ मात्रा में वो नहीं भी चाहेगा तो भी उसका शहद का स्वाद उसके अंदर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी पद पर पदस्थ है, कोई शासनिक अधिकारी किसी पद पर पदस्थ है, और आप उससे उम्मीद करें कि वो दाल में नमक के बराबर भी भ्रष्टाचार न करे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि भ्रष्टाचार बहुत ही टीस्पून लेवल का है तो सस्टेन कर सकता है। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इसको पूरी तरीके से खत्म करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना अधिक बढ़ जाए कि संसाधनों का दुरुपयोग सामने आ जाए, लोगों का शोषण सामने आ जाए, लोगों को तकलीफ होने लगे, अत्याचार के रूप में सामने आ जाए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाज में क्या करती हैं, विद्रोह उत्पन्न करती हैं, जो आगे चल करके संघर्ष को जन्म देता है। संघर्ष कैसा, जो पूरे प्रशासनिक और शासनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आवश्यकता है कि इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण को क्या करना, नियंत्रित करना। साथियों ये जो अनैतिक और भ्रष्ट आचरण है खासकर पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है और जनता इसका शिकार होती है। इसको समाप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि लोकपाल और लोकायुक्त के पहले हमारे देश में कोई प्रयास नहीं हुए। साथियों प्रयास तो हुए, लेकिन उन प्रयासों का कोई बहुत अच्छा फल सामने नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अधिनियम साथियों बनाए गए हैं, पहले भी नियम बनाए गए हैं, नियमावलियां बनाई गई हैं, जिसको सामने मैंने कोट किया हुआ है। इसके बारे में अलग से भी हम अध्ययन करेंगे, कुछ पक्ष में, सारे पक्षों में नहीं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार थम नहीं रहा है। आप देखेंगे साथियों यहां पर लिखा हुआ है, जैसे लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, कौन सा अधिनियम किस वर्ष में बना है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। इससे प्रश्न बहुत आते हैं, तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्लो रहूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। इनका वर्ष ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों, एग्जामिनेशन में प्री में बहुत अधिक पूछा जाता है। देखेंगे उसके बाद भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860 की है। फिर विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सिविल सेवाओं के पश्चात रेलवे सेवाएं आचार नियमावली 1966। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम इसको कहते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस नाम से आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सीबीआई 1963 है। आप देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 है, इसको हम सीवीसी के नाम से जानते हैं साथियों। इनके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखेंगे साथियों राज्य सतर्कता आयोग 1964, केंद्र में लोकपाल जिसको हम ओम्बुड्स के नाम से सबसे पहले हमने आपसे इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद राज्यों में लोकायुक्त, ये भी राज्यों का क्या है ओम्बुड्समैन है। साथियों यहां पर जितनी भी संस्थाएं मैंने लिखी है सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम तो कर रही हैं, ये सारे नियम ये सारे अधिनियम काम तो कर रहे हैं, बट इसका बहुत अच्छा प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतनी उम्मीद तो नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक कुछ प्रतिशत उसमें कमी आएगी, ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान समय में सुर्खियों में यह मामला क्यों रहा है? आपको पता है कि वर्ष 2013-14 में सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया, संसदीय अनुमति के पश्चात लोकपाल अधिनियम पास किया। लोकपाल अधिनियम जो पास हुआ 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी, फिर 16 जनवरी 2014 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अधिनियम में यह लिखा गया कि 1 वर्ष के भीतर लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। लोकपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा और लोकायुक्त की नियुक्ति साथियों राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन विडंबना यह हमारे देश में साथियों कि 5 साल निकल गए, उसके बाद कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, और आज भी केवल 16 राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति है, बाकी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का अभी तक कोई प्रयास व्यावहारिक रूप से सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधी संस्था अगर ये अच्छी है तो स्थापित क्यों नहीं हुई, और अच्छी है तो 2014 में ही क्यों नहीं स्थापित हुई, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत इसकी स्थापना की जानी थी। स्वतंत्रता से 50 साल बाद इसको एक तो स्थापित किया गया, स्थापना के पश्चात भी आप देख रहे हैं आज भी स्थिति यह है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव से ग्रस्त है, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि संस्था पारदर्शी या ट्रांसपेरेंटली क्या करेगी, एक्टिव होगी। उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज का जो राजनीतिक व्यवहार है साथियों, उस राजनीतिक व्यवहार में शायद इसे काम करने की वो स्वतंत्रता ना मिले। अगर स्वतंत्र रूप से काम करता है तो शायद इस संस्था के ऊपर भी तलवार लटक सकती है। ये चीज थोड़ा सा मैं व्यवहारिक बात आपसे कह रहा हूं साथियों, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, लेकिन जब आप क्या करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ चीजों को देखेंगे तो वहां पर इन चीजों को आप नोट डाउन करेंगे अपने समझने के लिए, लेकिन उत्तर में ये प्रस्तुत नहीं करेंगे। उत्तर में तो आपको केवल ये लिखना पड़ेगा साथियों, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लोकपाल की प्रासंगिकता, तो लिखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए संस्था क्या है, काफी प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि जब से इसका गठन हुआ है तब से आप देख रहे हैं लोगों में अवेयरनेस आई है, भ्रष्टाचार अपने आप क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, और इसकी सक्रियता आगे चलकर की उम्मीद दर्शाती है, उम्मीद दिखाती है कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन साथियों व्यवहारिकता यह है कितनी कमी आएगी और कितनी ये संस्था प्रभावशाली है, ये तो आने वाला समय बताएगा। यहां पर आप साथियों देखेंगे सुर्खियों में इसलिए है कि 2019 के बाद आप देखेंगे 19 में ही सबसे पहले मोदी जी ने क्या किया, ये कोशिश की कि लोकपाल जैसी संस्था का क्या किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल बनाए गए हैं देश के, यही चीज सामने लिखी हुई है साथियों। मैंने बिल्कुल सिनॉप्सिस फॉर्म में आपके लिए चीजों को इसलिए यहां लिखा हुआ है, मैं एक एक चीज आपको पढ़ के भी सुना दूंगा ताकि आपके नोट्स बन जाएं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। साथियों देखिए लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका नाम क्या है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को क्या किया गया है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति ने मंजूरी दे दी है, मतलब इनको लोकपाल के रूप में अपॉइंट किया गया। साथियों आगे लोकपाल अधिनियम की कुछ बातों को व्यवहारिक रूप से हम देखेंगे तो एक अध्यक्ष के साथ साथ 8 सदस्य भी होते हैं। 8 सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन सी समिति है, सर्च कमेटी क्या है, सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लोकपाल है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों फिर से बताना चाहूंगा कि ओम्बुड्समैन की हमने चर्चा की। जो भ्रष्टाचार आज एक शिष्टाचार बन गया है, एक आवश्यकता बन गया है, कोई भी अधिकारी सेवा शुल्क लिए बिना काम नहीं करता। इन सारे नैतिक रूप से पतित अपराधों को समाप्त करने के लिए, नैतिक रूप से पतित आप देखेंगे व्यवहारों को समाप्त करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। यह संस्था ओम्बुड्समैन से ही प्रेरित है, हमारे देश में जो स्थापित की गई है। कुछ चीजें व्यवस्थित शब्दों में आपको लिखनी है जो यहां पर नोट डाउन है। देखेंगे यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो भारतीय गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है साथियों, आम जनता प्रभावित होती है। तो आम जनता को ही क्या करना है, सुरक्षित रखना है। आम जनता को ही शोषण और अत्याचार से बचाना है, पक्षपात और भेदभाव से बचाना है, जिसके लिए क्या किया गया, संस्था का गठन किया गया। साथियों देखेंगे कि स्वीडन में आधुनिक समय में इस शब्द का उपयोग स्वीडिश संसदीय लोकपाल, स्वीडिश संसदीय लोकपाल के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 1809 की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कार्यकारी शाखा से स्वतंत्र एक पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में नागरिकों की शिकायतों
का निवारण करता था और साथ में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता था। साथियों, ओम्बुड्समैन में हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके पहले उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर केवल एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ओम्बुड्समैन साथियों संस्था है, ये कहीं ना कहीं सफल रही है स्कैंडिनेवियन देशों में। इस वजह से उसके बाहर आकर के आप देखेंगे ब्रिटेन ने भी, न्यूजीलैंड ने भी, विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इस जन शिकायत निवारण तंत्र को अपनाया है, भले उसका नाम अलग है। अगर समाजवादी देशों की बात करेंगे, यूएसएसआर की, चाइना की, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी की, तो वहां पर उन्होंने क्या नाम दे दिया है उसको, प्रोक्यूरेटर या मुख्तार प्रणाली नाम दे दिया है। वहीं पर आप देखेंगे अगर साथियों हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन नाम दे दिया गया है। लेकिन सभी है क्या, ओम्बुड्समैन है। हमारे देश में भी जो लोकपाल है एक्चुअल वो क्या है, ओम्बुड्समैन है। जन शिकायतों के निवारण के लिए सबसे प्रभावशाली और स्वतंत्र संस्था। ओम्बुड्समैन के पास जो स्वतंत्रता है, प्रोक्यूरेटर के पास जो अधिकार है, साथियों लोकपाल की अगर तुलना करेंगे तो लोकपाल के अधिकार या स्वतंत्रता उसकी अपेक्षा बहुत कम है। उसकी अपेक्षा कम किस लिए साथियों, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कम इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे न्यायिक अधिकारी हैं जो आज भी क्या है, लोकपाल के दायरे से या लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। साथियों अब इसमें कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन चीजों को आप नोट डाउन भी करते चलिए या उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। साथियों सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप कि भारत में लोकपाल की स्थिति क्या है और ये लोकपाल शब्द का मतलब क्या है। लोक का मतलब क्या होता है, जनता, ठीक है ना। वैसे जब हम लोक वित्त की बात करते हैं, लोक प्रशासन की बात करते हैं, लोक प्रबंधन की बात करते हैं, तो यहां लोक शब्द का मतलब सरकार हो जाता है। जैसे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वर्ड है साथियों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक है वो क्या रेफरेंस देता है, वहां पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। बट केवल हम लोक शब्दों की बात करते तो लोग, यहां पब्लिक का मतलब क्या होगा साथियों, जनता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। टेक्निकल अंतर अभी यहां पर उतना ज्यादा जानना जरूरी है नहीं है, लेकिन लोकपाल में जब हम बात करेंगे तो लोकपाल में लोक का मतलब यहां जनता समझिएगा, जो संस्कृत और सांस्कृतिक अर्थ है उस परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा कर रहे हैं। और पाल का मतलब होता है सुरक्षा करने वाला या रक्षक। तो आप देखेंगे यहां पर क्या मतलब निकल रहा है कि सबसे पहले जो संस्कृत का शब्द लोक है और पाल है, पाल मतलब रक्षक या कार्यवाहक, ठीक है ना, उन दोनों को मिलाकर के लोकपाल शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लोगों की देखभाल करना। ठीक है, लोगों की देखभाल करने वाला जो क्या है, अधिकारी है, वही लोकपाल कहलाएगा। ये इसका शब्द का अर्थ हो गया। हमारे देश में आप देखेंगे लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, तो 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी द्वारा, LM सिंघवी द्वारा इसको यूज किया गया था। ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, TGT PGT में भी आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी मल सिंघवी ये व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले 1963 में क्या किया था, इस लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। साथियों कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा इस संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारे देश में लोकपाल को किस इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए या किस रूप में, एक संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास कब से शुरू किए गए, तो 1966 में जब मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, तो उसने कहा कि एक ऐसे जन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना जरूरी है जो जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान कर सके। यही लोकपाल की बात है, यही लोकायुक्त की बात है। साथियों इस चीज को नोट डाउन करिएगा, यहां पर लिखा हुआ एक बार पढ़ देता हूं कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसी को हम प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहते हैं। साथियों इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ARC, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC ने 1966 में नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए ARC ने लोकपाल और लोकायुक्त नाम के दो विशेष प्राधिकरणों के निर्माण की या स्थापना की सिफारिश की थी। साथियों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसका नाम आएगा, ARC का, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो गठित किया गया था, उसने कहा था कि भाई लोकपाल और लोकायुक्त जैसे जन शिकायत निवारण प्रतिष्ठान की स्थापना देश में अब जरूरी है। साथियों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बताते हैं। बहुत अच्छे से चीजों पर ध्यान रखिए साथियों, आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बस ये हम डिस्कशन में आपका क्या कर देंगे, तैयार करा देंगे। देखेंगे यहां पर कि अब लोकपाल अधिनियम 200 2013 है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। सारे के सारे अधिनियम को यहां हम डिस्कशन में नहीं ले रहे हैं, केवल कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। साथियों जो विशेषताएं एक बार देख लीजिए, आपके सामने लिखी हुई हैं। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात है
कि जो लोकपाल रूपी संस्था है, इस लोकपाल रूपी संस्था का जो गठन किया गया है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो लोकपाल होगा या उसके साथ सहयोगी होंगे उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो अधिनियम में यह व्यवस्था की गई साथियों कि एक लोकपाल होगा और साथ में लोकपाल जो होगा वो अध्यक्ष कहलाएगा, 8 उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। लोकायुक्त का ढांचा क्या होगा, और राज्य के आधार पर बनाया जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लोकपाल होगा साथियों उसकी नियुक्ति के लिए क्या होगा, एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ ध्यान रखिएगा उसमें बहुत सारे लोग और होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बड़े स्तर के क्या हैं आप देखेंगे, जिसको बोल सकते हैं हमारे देश के सेवक हैं, जैसे हम कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष है, उसके बाद देखेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश है। इन लोग मिलकर के क्या करेंगे साथियों, उन नामों पर विचार करेंगे जिन नामों को लोकपाल और उसके सदस्य के रूप में, लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करना है। इसके साथ साथ एक सर्च कमेटी भी होती है साथियों, खोजबीन समिति होती है। 2018 में लोकपाल की नियुक्ति से पहले आप देखेंगे कि रंजना देसाई की अध्यक्षता में ऐसी ही एक सर्च कमेटी बनाई गई थी जो क्या करती है, उन व्यक्तियों के नाम पर विचार करती है जो लोकपाल संस्था में अध्यक्ष या सदस्य बनने के इच्छुक है। साथियों थोड़ा सा मैं ज्यादा आगे जा रहा हूं, पीछे आता हूं, पहले कुछ सामान्य चीजें लिखी हुई उसको आपको पढ़ देता हूं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। साथियों देखेंगे सॉरी यह अधिनियम केंद्र और लोकायुक्त में लोकपाल नामक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्था स्थापित करने की सुविधा देता है। लोकपाल एक संस्था है साथियों, एक इंस्टीट्यूशन है, एक अधिकारी का नाम न समझें। यह इंस्टीट्यूशन क्या है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों से मिलकर के बनता है। साथियों देखेंगे कि रचना क्या है, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। यह चीज ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे साथियों, ठीक है ना। फिर लिखा है प्रयोज्यता, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के लोक सेवक लोकपाल के दायरे में आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सब लोकपाल की परिधि में आएंगे जिनके खिलाफ लोकपाल जांच कर सकता है। साथियों यहां प्रश्न उठता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर पूरी तरीके से है, क्या जुडिशरी पूरी तरीके से है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे उसमें प्रतिबंध हैं कि केवल प्रधानमंत्री के जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं उन मामलों पर ये क्या कर सकता है, विचार कर सकता है, बाकी सारी मामले इसके पेरीफेरी से बाहर होंगे। मतलब आप देखेंगे कैटेगराइजेशन ऐसा कर दिया गया है कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो अधिनियम अपने आप में बहुत सॉलिड नहीं माना जा सकता। आगे देखेंगे साथियों सॉरी लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि सशस्त्र बल एवं लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगी। जितने भी पैरामिलिट्रीज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं साथियों, वो सब लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगी। मतलब आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली क्या है, इससे बाहर रखे गए हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, इसलिए उसको लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। साथियों देखेंगे अधिनियम में भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान भी है। मान लीजिए कोई अधिकारी है, उस अधिकारी ने क्या किया है, भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के अंतर्गत उसने क्या किया है, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि गलत तरीके से बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली है। तो साथियों यहां पर देखेंगे कि उसकी संपत्ति को कुर्क करने, अटैचमेंट करने, उसकी कुर्की करने का भी अधिकार दिया गया है। भले ही उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन या अभियोजन क्यों ना चल रहा हो, अभियोजन चल रहा हो उसके बाद भी क्या हो सकता है, उस बीच में उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। ये बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव प्रावधान समझ में आता है। साथियों देखेंगे कि अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट डाउन करने के लिए, अधिनियम शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर ही राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जाएगा और लोकपाल संस्था भी अस्तित्व में आएगी। 2013 का अधिनियम सॉरी मैंने आपसे बताया साथियों कि 2014 तक नियुक्ति हो जानी थी, 15 तक हो जानी थी, 16, 17, 18, 19 में की गई। 5 साल गुजर गए। मतलब शायद सरकार सीरियस नहीं थी या जनता ने अपनी इस संस्था को स्थापित करने की मांग को ज्यादा मजबूती से नहीं रखा, ज्यादा सशक्त तरीके से नहीं रखा। जो कुछ भी हो, या भ्रष्टाचार को लेकर के हम उतने सीरियस नहीं है, लेकिन यह संस्था 1 साल के अंदर बनाई जानी थी। जैसा मैंने साथियों आपको कहा कि देखा जाए तो हमारे यहां लोकपाल संस्था 2019 में बनी, ठीक है। राज्यों में भी जो लोकायुक्त है केवल 16 राज्यों की व्यवस्था है, बाकी राज्यों में अभी भी प्रोसेस चल रही है, अभी तक नहीं बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ढीलापन तो है, एक सुस्ती तो है, जिसको दूर किया जाना चाहिए। साथियों देखेंगे अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक जो विसिल ब्लोअर के रूप में कार्य करते हैं वे सुरक्षित रहे। विसिल ब्लोअर्स क्या होते हैं, सचेतक क्या होते हैं? साथियों क्या होता है, जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को उठाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है, कोई लोक सेवक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जब वो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को उठाता है किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, तो मंत्री अधिकारी क्या होते हैं,
अथॉरिटेटिव, ज्यादा शक्तिशाली होते तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकते। तो अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि विसिल ब्लोअर्स या सचेतकों की सुरक्षा बनी रहे, उनको किसी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये एक अच्छी बात है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि जो लोकपाल की नियुक्ति के लिए 5 सदस्यीय समिति है उसमें कौन कौन शामिल होंगे। ये आपके प्रश्न का बहुत अच्छा, जो आपका एग्जाम उसके एग्जाम का बहुत अच्छा पार्ट है जो प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाएगी उसमें कौन कौन शामिल होगा साथियों। सामने आप देखेंगे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होगा, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा साथियों, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष शामिल होगा और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक प्रसिद्ध न्यायविद या जिसको बोल सकते हैं कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति शामिल होगा। तो सबसे पहले कौन शामिल होगा साथियों, देख रहे हैं पीएम जो अध्यक्षता भी करेगा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष शामिल होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष का नेता, देखिए अपोजिशन लीडर लोकसभा में जो है, उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक कोई भी न्यायविद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हो जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले साथियों। अब इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, लोकपाल की 5 सदस्यीय नियुक्ति समिति है। इसके बाद एक और समिति मैंने आपको बताई थी, खोजबीन समिति, चाहे तो यहीं पर लिख लीजिए, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कम है खोजबीन समिति, लेकिन फिर भी चूंकि बनाई जाती है तो आपको समझ में आना चाहिए खोजबीन समिति है क्या। साथियों देखिए, जब भी जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जो भी व्यक्ति बेसिकली लोकपाल और लोकायुक्त बनाने या बनने की इच्छा रख रहा है, उसके नामों पर ध्यान रखिएगा विचार करने के लिए ये जो आपकी 5 सदस्यीय समिति है, इसके अलावा एक खोजबीन समिति बनाई जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2018 में रंजना देसाई, ये रंजना देसाई कौन है तो ध्यान रखिएगा, ये रंजना देसाई आपकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है, ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता में खोजबीन समिति बनाई गई थी। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सिफारिश के आधार पर ही पिनाकी चंद्र घोष क्या बने हुए, लोकपाल बने हुए। तो ये क्या करती है, नामों को बहुत अच्छे से चेक करती है, जो इच्छा रख रहे हैं बनने की कि लोकपाल बनना है, लोकायुक्त बनना, क्या वो बनने के लायक है कि नहीं है, वो सारी चीजों को देखने का काम ये खोजबीन समिति करती है। जबकि 5 सदस्यीय जो समिति है, नियुक्ति समिति, ये अलग है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग है। जो नियुक्ति समिति है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायविद होते हैं, ये अलग है। और एक खोजबीन समिति साथियों अलग होती है, दोनों अलग अलग चीजें, इसको मिलाइएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसा भी हो साथियों लिख लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे कौन बन सकता है अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन बन सकता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों कि अध्यक्ष वो व्यक्ति बनेगा जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एक और क्लॉज डाल दिया गया जो बड़ा सस्पिशियस है, संदिग्ध है, उसमें लिखा गया प्रकांड विद्वान, प्रकांड जानकार, जिसके पास लोक प्रशासन, प्रबंधन, बैंकिंग, वित्तीय इत्यादि मामलों का, भ्रष्टाचार रोधी नियमों, भ्रष्टाचार रोधी व्यवहारों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, कम से कम 25 वर्षों का अनुभव है। अब साथियों यहां पर तो सारी बातें खत्म हो गई, मतलब जो राजनीति है, जो देश की सरकार है, वो अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, आप देखेंगे अपनी मर्जी से 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को जो उसके फेवर में बात कर सकता है, उसको यहां पर लोकपाल बना सकती है। तो आप देखेंगे साथियों, कहीं पर भी जब कोई संस्था बनती है तो सरकार हमेशा वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही प्रावधान कर देती। होना क्या चाहिए था, केवल आप ये लिख देते ना कि भाई जो भारत में आप देखेंगे लोकपाल में जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो क्या होगा, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे। ये बाद वाला जो यहां पर है कि अदम्य अखंडता और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास विशेष ज्ञान हो, भ्रष्टाचार रोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून प्रबंधन से संबंधित मामलों का कम से कम 25 वर्षों का ज्ञान हो। इसको क्या जरूरत थी देने की, लेकिन फिर भी दिया गया है। मतलब एक विकल्प है कि केवल न्यायाधीश ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रकांड विद्वान है वो भी क्या बन सकता है, लोकपाल में अध्यक्ष बन सकता है। अब सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्य कौन बन सकते हैं साथियों, एक बार देख लेते हैं। देखिए सदस्यों के लिए भी वही प्रोविजन है, एक जो कॉमन प्रोविजन है पहले बता देता हूं, फिर दूसरा प्रोविजन हम देखते हैं। देखिए 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लगभग 50% सदस्य वो होंगे जो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होंगे, बाकी जनरल से हो सकते हैं। मतलब रिजर्वेशन का ध्यान यहां भी रखा गया है, खासकर आप देखेंगे सदस्यों के संदर्भ में।
साथ में ये भी ध्यान रखना है साथियों, जब हम सदस्यों की बात करेंगे तो जो 25 वर्ष के अनुभव वाला क्लॉज हमने अध्यक्ष के लिए देखा था ना, कि ऐसा व्यक्ति जिसको लोक प्रशासन, भ्रष्टाचार रोधी व्यवहार, साथ में आप देखेंगे बैंकिंग, वित्त, साथ में ये जितने भी आपके सरकार से जुड़े हुए आप देखेंगे पैसों से संबंधित मामले हैं, इन सारी चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज है, 25 वर्ष का अनुभव है, वो भी क्या बन सकता है, आपका सदस्य बन सकता है। लेकिन उसके साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है साथियों, आप देखेंगे कि अधिकतम 8 सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों, 8 सदस्य होंगे, जिसमें से आधे न्यायिक होंगे, आधे न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य मतलब जुडिशरी से होंगे, जजेस होंगे, और जो जज होंगे वो कौन होंगे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। कौन होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये चीज लिखा हुआ है कि कम से कम 50% सदस्य, पूरा मैं पढ़ देता हूं, SC ST OBC अल्पसंख्यकों महिला वर्ग से होंगे। लोकपाल का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूरे न्यायाधीश होगा या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा, या तो न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, रिटायर्ड जज, या फिर सर्वोच्च न्यायालय नहीं तो हाई कोर्ट, मुख्य जो उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट है तो उसका जस्टिस अध्यक्ष के लिए, और हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साथियों, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सदस्य हैं उनको क्या किया गया है, न्यायिक और गैर न्यायिक में बांट दिया गया है। न्यायिक सदस्य तो क्या होंगे, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से होंगे, ऐसे 4 होंगे। बाकी के जो अन्य 4 होंगे वो क्या होंगे, वो 4 में से आप देखेंगे सबसे पहले कि SC ST OBC, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग, सभी ग्रुप से सदस्य लिए जाने की बात कही गई है यहां पर। तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि यहां पर भी आप देखेंगे एक सामाजिक समरसता को बनाने की कोशिश की गई है, जबकि ऐसी जांच एजेंसियों में किसकी जरूरत होती है, तार्किक रूप से आप देखेंगे साथियों इंटेलेक्चुअलिटी की, निष्पक्षता की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर निष्पक्षता की जगह सामाजिक समरसता की बात सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जो बनाने का, संस्था को निर्माण करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा क्या करना था और पुख्ता करना था। आगे देखेंगे साथियों, गैर न्यायिक सदस्य में आप देखेंगे क्या है, फिर से वही बात कि विशिष्ट अखंडता और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति आप देखेंगे, जो अध्यक्ष के लिए, देखिए कुल मिलाकर के ये है 8 सदस्य हैं, 4 कौन हो गए आपके न्यायिक, 4 गैर न्यायिक, बस आपको इतना समझना है। और उसके बाद जो गैर न्यायिक सदस्य, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार अपनी इच्छा से किसी को भी बना सकती है। गैर न्यायिक में कोई सांसद भी हो सकता है, कोई आप देखेंगे स्थानीय निकायों का भी कोई प्रतिनिधि हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट। आगे देखेंगे साथियों, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन अध्यक्ष नहीं बन सकता, कौन अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है साथियों। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसे सांसद और विधायक साथियों जिन पर किसी न किसी प्रकार के ऐसे अपराध का दोषारोपण है जो अपराध नैतिक पतन से संबंधित है, ठीक है ना, मॉरल टर्प्टिट्यूड जिसको कहते हैं, नैतिक रूप से पतित रूप से कोई ऐसा काम किया गया है जो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जहां पर नैतिकता का लोप है, तो ऐसा विधायक या सांसद जिसने ऐसा काम किया है साथियों, वो नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, आप देखेंगे कि लोकपाल संस्था में अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है साथियों, स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको बर्खास्त किया जा चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है किसी न किसी अनियमितता, इरेगुलरिटी की वजह से, किसी नैतिक कार्रवाई या नैतिक पतन से संबंधित कार्रवाई की वजह से, वो भी क्या नहीं बन सकता साथियों, आप देखेंगे लोकपाल का हिस्सा नहीं बन सकता। यही चीज यहां लिखी हुई एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा कि निम्नलिखित व्यक्ति लोकपाल के अध्यक्ष नहीं बन सकते। अध्यक्ष कौन नहीं बनेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक विशेष वर्ष से कम आयु का सांसद, विधायक जो एक अपराध जिसमें नैतिक क्रूरता शामिल है, क्रूरता का मतलब यहां पर नैतिक पतन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, के दोषी ठहराए गए हो, या पंचायत या नगर पालिका के सदस्य, वह व्यक्ति जिसे सार्वजनिक सेवा से हटाया गया या बर्खास्त किया गया, मतलब बनने के बाद उसको हटा दिया गया। साथियों देखेंगे आगे, वह व्यक्ति जो किसी विश्वास या लाभ के कार्यालय में पदस्थ है, यदि ऐसा है तो उसे लोकपाल से इस्तीफा देने की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार के किसी लाभ के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर है और लोकपाल संस्था में भी नियुक्त कर दिया गया है अध्यक्ष के रूप में, तो या तो उसको वो लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा या फिर लोकपाल संस्था छोड़नी पड़ेगी, दोनों एक साथ वो नहीं चला सकता। साथियों देखेंगे इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है, वह व्यक्ति जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और कोई व्यवसाय करता हो, यदि हां तो वह उस व्यवसाय को छोड़ेगा। अब कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका अच्छा इन्फ्लुएंस, अच्छा प्रभाव है पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसको गैर न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया, या वो प्रकांड विद्वान के रूप में अध्यक्ष बन गया। अब ऐसी स्थिति में साथियों जो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर क्या होगा, जरूरी यह होगा
कि उसको अपना व्यवसाय, मान लीजिए राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, उसका कोई बिजनेस है, जो कुछ भी कर रहा है उससे प्रॉफिट गेन कर रहा है, और वो अगर लोकपाल बना तो लोकपाल में अध्यक्ष बना, तो यहां पर उसको अपने उस सारे बिजनेस व्यवसाय, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित, उसको छोड़ना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक वो लोकपाल पद पर कार्य कर रहा है। साथियों इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हैं साथियों आपको। चलिए आगे चलते हैं अब। सॉरी। अब देखेंगे कार्यकाल। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कार्यकाल की सुनिश्चितता हमेशा अधिनियम में कर दी जाती है। तो लोकपाल के लिए आप देखेंगे कार्यकाल क्या है, अध्यक्ष सदस्य के लिए साफ साफ सामने लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन साथियों आते हैं, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। साथ में ध्यान रखिएगा जो अध्यक्ष का वेतन है कितना होगा, अध्यक्ष का वेतन कितना होगा, सदस्य का वेतन कितना होगा, बिल्कुल आसान है। देखिए तुलनात्मक रूप से कहा गया है कि जो अध्यक्ष का वेतन होगा लोकपाल में, उसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होगा। जो सदस्यों का वेतन है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस के बराबर होगा। और वेतन दिया कहां से जाएगा, वेतन भारत सरकार की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा, ठीक है ना, भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाएगा। संचित निधि के बारे में कहां प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 266 आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे संचित निधि के बारे में बताया गया। तो देखेंगे साथियों कि अध्यक्ष की सेवा का वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगे। यह चीज ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष है लोकपाल का, उसको वेतन क्या मिलेगा, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगी। फिर देखेंगे जो सदस्य होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त करेंगे, अन्य सेवाएं प्राप्त करेंगे। तो सदस्यों के लिए क्या है साथियों, अध्यक्ष के लिए देखा, सदस्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में अंतर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यदि व्यक्ति को पहले से ही पेंशन मिलती है, यदि व्यक्ति को पहले से ही पेंशन मिलती है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर पेंशन से समान पेंशन की राशि काट ली जाएगी। अब देखिए रिटायर्ड जजेस क्या बन रहे हैं, आप देख रहे हैं आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन रहे हैं। आयोग मतलब लोकपाल संस्था के सदस्य और अध्यक्ष बन रहे हैं। यहां पर उनको पेंशन तो दी जाती है, तो क्या वो पेंशन भी प्राप्त करेगा और यहां पर सैलरी भी प्राप्त करेगा, तो ऐसा नहीं होगा साथियों। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लीजिए उसको 100 रुपए पेंशन मिलती है और 150 रुपए सैलरी है। किसकी सैलरी है, आप देखेंगे लोकपाल के अध्यक्ष की। और वो क्या है, पेंशन और सैलरी दोनों नहीं मिलेगी उसको, 150 रुपए उसकी यहां पर क्या बन रही सैलरी, तो 100 रुपए की पेंशन को काट करके 50 रुपए और उसको दे दिए जाएंगे। मतलब एक साथ 2 पैसा आप देखेंगे उसको नहीं मिलेगा, एक मिलेगा और एक उसको माइनस करके दिया जाएगा। साथियों देखेंगे आगे ये लोकपाल और सदस्यों के जो वेतन है कहां से दिए जाएंगे, जैसा मैंने कहा आपको, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के समेकित कोष से दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण यहां पर मैंने किया है, कारण यह भी था कि फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं जो आपको बनने चाहिए साथियों, इस वजह से सारे फैक्ट जो आ सकते हैं इसमें मैंने कंक्लूड किए हुए। साथियों देखेंगे इसके बाद कि अगर अध्यक्ष का कार्यकाल के दौरान देहांत हो जाता है तो क्या स्थिति है। मान लीजिए कि अध्यक्ष अनुपस्थित है या कार्य करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पद खाली हो जाता है, तो क्या लोकपाल में अध्यक्ष का पद खाली रहेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सदस्यों में से जो वरिष्ठतम है उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कब तक के लिए, जब तक राष्ट्रपति क्या करते हैं, अगले किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर देते तब तक के लिए। यह चीज ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कि अध्यक्ष का कार्यकाल के दौरान देहांत हो जाता है या वो पद से इस्तीफा दे देता है साथियों, ठीक है ना, या राष्ट्रपति, तो क्या होगा, राष्ट्रपति नए अध्यक्ष के नियुक्त होने तक अध्यक्ष के रूप में किसको बोल देगा काम करने को, वरिष्ठतम सदस्य को। यहां पर शब्द ध्यान रखिएगा, वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में, मतलब हम कह सकते हैं एक्टिंग चेयरपर्सन या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए बोल देगा। ठीक वैसे ही आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर काम करने के लिए अपने पद पर नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वरिष्ठ जज क्या होता है, चीफ जस्टिस के रूप में काम करने लगता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर नहीं होते तो फिर उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालता है जब तक वो पद पर नहीं है। तो इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था स्टेफनी के रूप में कर दी जाती है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो खाली ना रहे। आगे देखेंगे साथियों, यदि अध्यक्ष छुट्टी के कारण या कुछ कार्यों के लिए उपलब्ध, कुछ कार्यों से कहीं बाहर चला गया, विदेश चला गया, उपलब्ध नहीं है और कोई निर्णय लेना है, तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा, जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लेगा। मतलब अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, वो कभी खाली
नहीं रह सकता। आगे देखेंगे इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं साथियों, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस आज का जो सेशन है, इस सेशन से, तो बहुत अच्छे से चीजों को समझिए। अभी तक मैंने 12 से 13 प्रश्न क्या है इसके अंतर्गत आपको बता दिए जो आ सकते हैं। इसका प्रैक्टिस सेशन भी होगा साथियों, बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन फिर भी आज आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है। देखेंगे साथियों शक्तियां क्या है। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं साथियों जिसमें सीबीआई जांच करती है या कोई दूसरी संस्था जांच करती है। मान लीजिए भ्रष्टाचार के किसी मामले की जांच कोई दूसरी संस्था कर रही है, उसके बाद भी लोकपाल चाहे तो वहां पर क्या कर सकता है, अपना कार्य शुरू कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है साथियों कि सपोज मान लीजिए कि सीबीआई के किसी भी व्यक्ति को, ऑफिसर को लोकपाल ने क्या किया है, जांच के लिए अपनी तरफ से नियुक्त कर दिया है। अब जब तक जांच की कार्यवाही चल रही है साथियों, जब तक लोकपाल ने जो काम उसको दिया है उस काम को वो कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, तब तक साथियों ध्यान रखिएगा उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट ना कर दे। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखेंगे कि लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधिकार होगा। मतलब जांच के लिए चाहे सीबीआई हो या आईबी हो, आप देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, सीआईडी हो, किसी भी संस्था का उपयोग कर सकता है लोकपाल की भाई आप हमारी तरफ से जाकर के इन्वेस्टिगेशन करिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। ये कह सकता है। रिपोर्ट 6 महीने का टाइम पीरियड है। आगे देखेंगे साथियों कि अधिनियम के अनुसार यदि किसी जांच एजेंसी जैसे सतर्कता, सीबीसी बोल दिया, सीबीआई, आईबी कुछ भी बोल दिया, ने जांच शुरू कर दी है तो भी लोकपाल किसी भी लोक सेवक को बुला सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। मैंने अभी बताया कि जांच शुरू कर दी है, अन्य भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, उसमें से किसी संस्था ने क्या किया, भ्रष्टाचार का कोई मान लीजिए प्रकरण आया, उस पर जांच शुरू कर दी, उसके बाद भी लोकपाल क्या कर सकता है, उस अधिकारी को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है बुला सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। आगे देखेंगे साथियों, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद हो, यदि सीबीआई का कोई भी अधिकारी जो लोकपाल द्वारा संदर्भित मामले की जांच कर रहा है, लोकपाल की मंजूरी के बिना आप देखेंगे ट्रांसफर या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जरूरी इसलिए है ऐसा क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए कभी कभी क्या करती, ट्रांसफर करती है, लेकिन उसमें जांच अधूरी रह जाएगी और जो भी तथ्य वो सामने नहीं आ पाएंगे भ्रष्टाचार से संबंधित। इसलिए ये अधिकार दिया गया है, अधिनियम में ही इस बात को लिख दिया गया है साथियों कि जब तक जो अधिकारी जांच कर रहा है लोकपाल की तरफ से, उसका ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक वो केस में अपने दायित्व को पूरा नहीं कर लेता। साथियों आगे देखेंगे कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। जांच का जो कार्य दिया गया है लोकपाल के द्वारा वो 6 महीने के अंदर अधिकारी पूरी करेगा, संस्था पूरी करेगी। अगर मान लीजिए कि 6 महीने का समय उसको कम लग रहा है तो वो लोकपाल से लिखित रूप में और समय मांग सकती है, तो लोकपाल 6 महीने का अतिरिक्त समय उसे दे सकता है। तो देखेंगे आप, हालांकि लोकपाल या लोकायुक्त एक बार में 6 माह की बढ़त की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि इस बढ़त की आवश्यकता लिखित रूप में दी गई हो। यहां पर जो लिखित रूप है वो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, जिस संस्था को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया है, किसने इन्वॉल्व किया है साथियों, आप देखेंगे लोकपाल संस्था ने, कि भाई हमारी तरफ से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन कर रही सीबीआई का कोई ऑफिसर यहां पर लगा हुआ है, 6 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट किसको देना है, लोकपाल को। मान लीजिए रिपोर्ट वो नहीं दे पाया 6 माह के अंदर, तो साथियों उसको अगर वो लिखित रूप में और समय मांगता है तो उसको लोकपाल 6 माह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने क्या किए, छाट करके आपके लिए निकाले हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। देखेंगे लोकपाल की सीमा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल की सीमा क्या है साथियों, शायद आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, 2 सेकंड में इसको ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लोकपाल की सीमा देखते हैं, क्षेत्राधिकार देखते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं कि ज्यादा जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि चीजें आपकी छूट जाए, लेकिन फिर भी हमें गति बना करके रखनी है ताकि आपका किसी भी एक सेकंड, एक पल का आपका क्या हो, बहुत अच्छा यूज हो जाए इस क्लास में। देखेंगे नेक्स्ट, लोकपाल की सीमा क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सीमा ये है, बहुत सारे अधिकारी हैं, ABCD वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, साथ में सांसद है, विधायक है, ऑफिसर्स हैं, हमारे देश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के नियंत्रण के लिए आप देखेंगे अन्य अधिनियम भी बने हुए हैं, अन्य संहिताएं भी बनी हुई हैं, जिसको मैंने आपको पहले दिखा दिया था। अब उसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा भी साथियों आप देखेंगे
कि यहां पर लोकपाल भी एक संस्था के रूप में स्थापित हो गया है। तो यहां पर लोकपाल की कुछ सीमाएं सामने आती हैं साथियों। सबसे पहली बात है, मान लीजिए सांसद या विधायक क्या करते हैं साथियों, सांसद या विधायक सपोज मान लीजिए किसी प्रकार से कोई प्रश्न करते हैं संसद में या विधानसभा में, या किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करते हैं, तो वो कार्यवाही पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। कैसी रहती है साथियों? पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है, मतलब उस पर लोकपाल किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे साथियों कि अगर प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो भ्रष्टाचार संबंधी एस्पेक्ट है, परिप्रेक्ष्य, वहीं पर लोकपाल जांच कर सकता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, परमाणु ऊर्जा को लेकर के, या जो दूसरे अन्य नैतिक पक्ष हैं, उसके नीतिगत पक्ष हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं, उसको लेकर के लोकपाल को जांच करने की कोई भी अनुमति नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में जब जांच करेगा तो उसके बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो जांच क्या होती है आप देखेंगे, कैमरे में होती है, हर एक चीज सामने रखी जाती है, और मान लीजिए कि इनिशियली कोई ऐसा तथ्य नहीं मिलता जो प्रधानमंत्री को दोषी सिद्ध कर रहा है, तो वहां पर बाकी तथ्यों का प्रकाशन नहीं होता, उसको छिपा लिया जाता है। यह भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का एक गरिमापूर्ण, सबसे बड़ा, आप देखेंगे शक्तियों के रूप में सबसे बड़ा पद है। वैसे तो राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से बड़ा पद है, लेकिन शक्तियों के रूप में बड़ा पद कौन सा है आपको पता है? प्रधानमंत्री है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। तो देखेंगे साथियों, यहां पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के विभिन्न नियमों में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों ABCD सभी कर्मचारियों के लिए क्या है आप देखेंगे, लोक सुरक्षाएं। लोक सुरक्षाएं ध्यान रखिएगा, उन सुरक्षाओं को लेकर के भी क्या होता है, कई बार लोकपाल उनकी जांच नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो अधिनियम कहता है कि लोकपाल किसी भी मामले में शामिल होने या उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े किसी भी मामले की जांच करने के लिए पूछताछ करेगा, शिकायत करेगा, जिसका शिकायत में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल होंगे। केवल भ्रष्टाचार के आरोप साथियों, दूसरे आरोपों पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। किसका? लोकपाल का, प्रधानमंत्री के संदर्भ में। साथियों आगे देखेंगे कि हालांकि जो शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं आप देखेंगे, जो चीज मैंने बताई कि पीएम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संबंधों, उसके बाद बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, ये ऐसे मामले हैं, अगर इससे संबंधित आरोप है तो यहां पर आप देखेंगे कि लोकपाल को जांच की अनुमति नहीं है। बहुत ही सीमित क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसके अंतर्गत आता है? लोकपाल के अंतर्गत आता है। लेकिन बात अगर सार्वजनिक व्यवस्था की होती है, पब्लिक ऑर्डर की होती है, या बाहरी आंतरिक सुरक्षा की होती है, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की होती है, अंतरिक्ष से संबंधित मामलों की होती है, तो यहां पर आप देखेंगे लोकपाल प्रधानमंत्री की किसी निर्णय, किसी भी कार्यवाही, किसी भी व्यवहार की जांच नहीं कर सकता, केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि साथ ही पीएम के खिलाफ शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पूरी लोकपाल पीठ जांच शुरू नहीं करती और कम से कम 2/3 सदस्य इसकी मंजूरी नहीं देते। यह बहुत बड़ी सुरक्षा है साथियों। पहली बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करनी है तो अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, पूरी पीठ जांच करेगी और 2/3 लोग इसका समर्थन करेंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच होनी चाहिए, तभी आगे जांच हो सकती है, अदरवाइज जांच नहीं होगी। यह चीज ध्यान रखनी है साथियों आपको। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की जांच यदि आयोजित की भी गई है तो कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएगी, मतलब उस पर नजर रखी जाएगी। साथियों अगर लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज की जानी चाहिए तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार से जनता को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। प्रधानमंत्री की गरिमा को बनाए रखने के लिए शायद जरूरी, कई बार क्या होता है साथियों कि झूठी शिकायतें भी होती हैं। अब झूठी शिकायतों से इतने बड़े पद के किसी व्यक्ति को परेशान करना उचित तो नहीं है। आज मान लीजिए एक व्यक्ति विसिल ब्लोअर है और वो मोदी के खिलाफ किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई शिकायत लेकर के आता है, लोकपाल जांच शुरू कर देता है। प्राइमा फेसी प्रथम चरण में समझ में आता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अनावश्यक रूप से सामने मामला लाया गया है, गलत है। तो यहां पर विसिल ब्लोअर को क्या होगा, फाइन भी देना पड़ेगा, उसको भी दंड दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शुरुआती कार्रवाई की है लोकपाल पीठ ने, उस कार्रवाई को जनता के सामने नहीं लाया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। आगे देख, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, मैं हट जाता हूं, मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा। आगे चलते, बिल्कुल जो सेलेक्टिव मेजर पॉइंट्स है, बस उन्हीं पॉइंट्स का हमें डिस्कशन करना है। साथियों ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, हमें लोकपाल जैसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? साथियों इस चीज पे हमने जब ओम्बुड्समैन का डिस्कशन किया था तो मैंने इस पे काफी डिटेल में आपको चीजें बताई थी, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। सीबीआई एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था हमारे देश की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले उसको कहा ये तो पिंजड़े में बंद तोते के समान काम कर रहा है। मतलब क्या है, सरकार का ये क्या बन गया है, पूरी तरीके से मुरीद बन गया है, सरकार के विरोध में कभी कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय के अंडर में इसको रहना पड़ता है। तो कोई ना कोई स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता है जो बड़े अधिकारियों और बड़े शासकों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की सुनवाई कर सके और जन शिकायतों का निवारण कर सके। तो इसके लिए इस संस्था की आवश्यकता भारत में डेफिनेटली बनती है। इस चीज को देखेंगे हम कि खराब प्रशासन दीमक की तरह होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता जाता है। जो देखेंगे बेसिकली माल एडमिनिस्ट्रेशन है साथियों, वो एक दीमक है। दीमक क्यों है कि वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि देश की जड़ों को ही खोखला कर देगा, देश को कमजोर कर देगा। तो इस कमजोरी से बचने के लिए जरूरत यह है कि भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन को समाप्त कर डाला जाए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो प्रशासन और शासन पर क्या करे, एक जिसको बोल सकते हैं लगाम लगा सके। वो लगाम कौन लगा सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा, वो लगा सकता है लोकपाल और लोकायुक्त। आगे देखेंगे कि अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं। अभी मैंने आपको बताया सीबीआई के बारे में, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ यह कह दिया है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है। क्या है साथियों, पिंजड़े का तोता है और अपने मालिक की आवाज पर काम करता है। मतलब यह स्वतंत्र संस्था नहीं है, मतलब एक स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता थी, इस वजह से लोकपाल अधिनियम पारित किया गया, लोकपाल संस्था बनाई गई। आगे देखेंगे साथियों, कई एजेंसियां नाममात्र की शक्तियों वाले केवल परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी बहुत सारी सलाह देती है संस्थाएं, जो भ्रष्टाचार को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कारण क्या है, कारण ये संस्थाएं केवल परामर्शकारी संस्थाएं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी संस्थाएं केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कई बार सरकार बना देती है कि जनता एक प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व के रूप में संस्थाएं काम करती, जनता खुश हो जाए, नहीं सरकार कुछ तो कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन संस्था को अधिकार ही नहीं दिए। तो साथियों ये जरूरी है कि अधिकारों से युक्त एक संस्था हो जो सारे शासकों और प्रशासकों पर निगरानी रख सके, इसलिए लोकपाल की जरूरत है। आगे देखेंगे साथियों कि इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या है। इन एजेंसियों पर नजर रखने के लिए कोई भी प्रभावी व्यवस्था अभी तक नहीं है। देखिए साथियों, जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, साथ में न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि पक्ष होते हैं जिन पक्षों पर निगरानी रखने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। अब शासन प्रशासन अपने आप में सत्ता से पूर्ण होता है, तो इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए चूंकि कोई व्यवहारिक रूप से बहुत ही पुष्ट और सशक्त संस्था नहीं थी, इस वजह से आवश्यकता हुई कि क्या बना दिया जाए, लोकपाल और लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए। आगे देखेंगे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, बिल्कुल व्यवहारिक चीजें आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर है, जिसने कभी न समाप्त होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे को एक समाधान रूपी संस्थानीकरण प्रस्तुत कर दिया। साथियों ये थोड़ा सा मेंस के हिसाब से भी मैंने आपको क्या किया है, चीजों को देने की कोशिश की है, इसलिए विश्लेषण थोड़ा सा मैंने बताया है। लेकिन मैंने यह भी बताया कि कोई संस्था कितनी ज्यादा प्रभावशाली है यह तो आने वाला समय बताता है। लेकिन आज वो संस्था स्थापित हो गई, सरकार की मंशा कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुद्ध लग रही है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की उम्मीद है कि आगे भ्रष्टाचार कम होगा, इस संस्था का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे ओम्बुड्समैन स्कैंडिनेवियन देशों में, या प्रोक्यूरेटर समाजवादी देशों में, या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर आप देखेंगे कि ब्रिटेन या राष्ट्रकुल के देशों में कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ लोकपाल भी एक अच्छा काम करेगा। अब आगे कुछ चीजें और हम बता दें कि देश में जो लोकपाल संस्था बनाई गई है उसमें एक तो अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष, उसके बाद 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष मार्च में, मतलब 2019 की बात चल रही है, 19-20 की, आप देखेंगे समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन करके देश के पहले लोकपाल के रूप में उन्हें क्या किया है, अपॉइंट किया। देश का पहला लोकपाल कौन बनाया साथियों, पिनाकी चंद्र घोष बने हुए। अब न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य कौन है, तो देखेंगे 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य हैं, जिसमें न्यायिक सदस्य हैं जस्टिस दिलीप भोसले,
उसके बाद जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, फिर देखेंगे जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। ये चार कौन है आप देखेंगे न्यायिक सदस्य। गैर न्यायिक सदस्यों में कौन है साथियों, तो देखेंगे अर्चना रामसुंदरम है, उसके बाद आप देखेंगे दिनेश कुमार जैन है, महेंद्र सिंह है, और उसके बाद एक नेक्स्ट बचते हैं इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो इन नामों को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। ये वो सदस्य हैं जो लोकपाल संस्था में शामिल किए गए हैं सरकार के द्वारा। एक बार नाम मैं फिर से बता देता हूं साथियों, यहां पर देखेंगे सबसे पहले पिनाकी चंद्र घोष कौन है, अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखेंगे न्यायिक सदस्यों में दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायिक सदस्यों में देखेंगे अर्चना रामसुंदरम है, दिनेश कुमार जैन है, महेंद्र सिंह है और इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। साथियों ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा लोकपाल और लोकायुक्त का खत्म होता है। लोकायुक्त के संदर्भ में कुछ चीजें हम आगे देखेंगे, राज्यवार खासकर 2-3 राज्यों के बारे में जहां की परीक्षाएं आप देते हैं, उसके लिए एक अलग सत्र होगा। आज का सत्र आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छे से आप क्या करिएगा, वीडियो में बताए गए तथ्यों को, विश्लेषण को समझिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।